क्या पढ़ रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, ठीक है? तो हमने कुछ अचीवमेंट देखे कि स्टार्टिंग में जो नरमपंथी नेता नेता थे, उन्होंने काफ़ी क्या बोलना चाहिए, सहज तरीके से डिमांड किया कि भई हमारी जो डिमांड है कि काउंसिल में विस्तार होना चाहिए, ठीक है? आईसीएस है वो भारत और वहाँ भी होना चाहिए, सैन्य खर्चों को कम करें, बहुत सारी लिस्ट थी, है ना? तो आप वो डिमांड को याद रखेंगे, है ना, जो हमने पढ़ा, तो कुछ डिमांड तो उनकी पार हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए इनकी आलोचना भी हुई। तो आलोचना क्यों होती है, वो हम लोग देखते हैं। तो इनिशियल फेज में जो ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसकी आलोचना क्यों हो रही है? पहला था इनका सीमित भौगोलिक पहुंच। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे शहरी केंद्रों तक पहुंच तक ही सीमित था, है ना, जो बड़े बड़े शहर हैं, पोर्ट सिटीज। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों को ये छू नहीं पाया था। तो ये एक इनकी बड़ी आलोचना है कि भाई आप तो जनता के प्रतिनिधि हो ही नहीं। सेकंड है संकीर्ण सामाजिक आधार। जमींदार, व्यापारी, वकील, डॉक्टर और पूंजीपति जैसे उच्च जातियों और उच्च वर्गों का ही प्रभुत्व था कांग्रेस में स्टार्टिंग में। तीसरा है धार्मिक प्रतीकवाद। 1893 में राष्ट्रवाद को हिंदू धर्म के प्रतीकों से जोड़ा गया, जिससे मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोग अलग थलग हो गए। ठीक है, एक ये भी कारण है कि जिसके कारण क्रिटिसिज्म होता है। चौथा, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रहे। इसमें फिर क्या था, जो उच्च वर्ग थे, बहु जो बहुल लोग थे, उनका ही बोलबाला था। और जेंडर भी मतलब जेंडर पैरिटी भी नहीं थी। पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आजकल भी बहुत कम ही है, पर उस टाइम और भी कम होता था। तो इन सब के चलते काफ़ी आलोचना होती है। नरमपंथी दृष्टिकोण की अधिक सीमाएँ, मतलब 2 मिनट रुक जाओ, मोर लिमिटेशन, यहाँ पे हिंदी में जब ट्रांसलेट होता है ना, तो फिर गलत होता है। तो और क्या-क्या वीकनेस था, जिसके चलते नरमपंथी लोगों का मतलब क्रिटिसिज़्म होता है? एक होता है आम लोगों में विश्वास की कमी, उनके बीच कोई काम नहीं किया। मतलब ये लोग क्या किए, बस बड़े-बड़े पोस्टरबाज़ी ये सब किए, लेकिन आम जनता के साथ मिल के कोई काम नहीं किया, उनके साथ लग के ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया। तो उनको विश्वास ही नहीं था कांग्रेस पे। दूसरा, जनता के बीच जड़ें जमाने में विफल रहे, मतलब इनकी पैठ नहीं बैठ पाई थी, भरोसा ही नहीं कायम कर पाए। नेक्स्ट था प्रचार आम लोगों तक नहीं पहुंचा। इनका जो मुद्दा था, क्या बोलना चाह रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तो बोल रहे थे, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाई इनकी आवाज़। किसी भी अखिल भारतीय अभियान का आयोजन नहीं किया। जैसे बाद में आप देखते हो ना कि आपका क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब क्या थे, बड़े बड़े मूवमेंट थे जो कि अखिल भारतीय थे। लेकिन नरमपंथी जो स्टार्टिंग में थे, वो लोग ये सब आंदोलन नहीं कर पाए थे। घटनाओं के साथ तालमेल बिठाने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में विफल रहे, अपने को परिस्थितियों के साथ ढाल नहीं पाए। उनकी अपनी उपलब्धियों ने उन्हें उनकी राजनीति को अप्रचलित बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के नए चरण की मांगों को पूरा करने में विफल रहे, युवा पीढ़ी को आकर्षित करने में असफल रहे। देखो, युवा पीढ़ी क्या रहता है, युवा पीढ़ी चाहता है कुछ एक्शन हो, ठीक है? ये लोग क्या थे, वही पेपरबाजी करने लग गए, प्रे पिटिशन। अगर इनकी बातों को स्वीकार किया भी नहीं जाता था, तो ये लोग कुछ एक्शन नहीं लेते थे। तो जो नए युवा आए, जो गर्म खून के थे, उनको ये सब अट्रैक्ट नहीं किया। उनको लगा कि यार ये सब इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमें कुछ नए मेथड अपनाने पड़ेंगे, ठीक है? इन सीमाओं के कारण अंततः अधिक कट्टर राष्ट्रवादी नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक आक्रामक तरीकों को वकालत की, जैसे कि आपके लाल बाल पाल, जो बाद में अभी आएंगे, ठीक है? अब आते हैं कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश रवैया कैसा था। ब्रिटिश कैसा देखता था कांग्रेस को? पहला तो प्रारंभिक अवधि में क्या दिखा, कांग्रेस के नरम तरीकों और ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी पर जोर देने के बावजूद शुरू से ही शत्रुतापूर्ण, मतलब स्टार्टिंग में कांग्रेस काफी नरम था, लेकिन शुरू से ही कांग्रेस को ये अपना शत्रु मानते थे ब्रिटिश लोग। 1887 के बाद क्या हुआ, जब सरकार कांग्रेस को सामाजिक प्रश्नों तक सीमित रहने के लिए राजी करने में विफल रही, तो आधिकारिक रवैया और कड़ा हो गया। मतलब सरकार क्या चाहती थी कि बस आप सामाजिक प्रश्न ही खड़े करो, सामाजिक सुधार की बातें करो, है ना? ये जो हमसे प्रश्न कर रहे हो ना, ये सब मत करो। लेकिन जब कांग्रेस कन्विंस नहीं हुई, तो और भी उनके खिलाफ खड़े हो गए, मतलब थोड़े बहुत तीखे तेवर अपनाए। ये जो लॉर्ड डफरिन था, ने एक सार्वजनिक भाषण में कांग्रेस पर हमला किया, इसका मजाक उड़ाया कि केवल यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करती है, इसे राजद्रोह का कारखाना भी कह दिया, है ना? इंग्लिश में बोले तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ठीक है, तो ये डफरिन के वर्ड थे। ये सब वर्ड क्यों ऐड करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछते हैं, किसने कहा था। बाद की अवधि में क्या हुआ, सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कांग्रेस के प्रचार का मुकाबला करने के लिए प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहित किया। इन्होंने प्रोत्साहित किया किनको, मुस्लिम लीग को, ठीक है? तो यही था कि स्टार्टिंग के टाइम में
स्टार्टिंग से ही मतलब ब्रिटिश कांग्रेस को अपना शत्रु ही मानती थी, ठीक है? और बाद में जब इन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस तो इनकी लाइन में, इनकी बोतल में नहीं उतर रही, तो और कड़े हो गए, ठीक है? 2 सेकंड कहाँ चला गया? आई थिंक कुछ स्लाइड ना रिपीट होगी तो मैं इसको हटाऊँगा। ये तो हो गया हमारा विशिष्ट उपलब्धियाँ, ये तो पढ़ लिए थे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश शत्रुता। ब्रिटिश कांग्रेस पर हमला करने और उसे समाप्त करने के लिए क्यों उत्सुक थे? तो पहला कारण था अपनी राजनीतिक धारणा में नरम और वफादार होने के बावजूद नरमपंथी अभी भी राष्ट्रवादी और औपनिवेशिक विरोधी राजनीति और विचारकों के प्रचारक थे। दूसरा था ब्रिटिश नीति निर्माताओं को लगा कि नरमपंथी नेतृत्व वाली कांग्रेस को आसानी से समाप्त किया जा सकता है क्योंकि यह कमजोर थी और इसका लोकप्रिय आधार नहीं था। तो यही सब कारण था कि भाई चलो कितने भी नरमपंथी हो लेकिन कल के दिन तो ये लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो इसलिए कांग्रेस इसको खत्म करना चाहती थी। तो लॉर्ड कर्जन ने एक डायलॉग दिया था कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कहा था कि गोखले या तो नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है, या अगर वह देखता तो वह बेईमान या उसके दावे झूठे हैं। आप भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जगा और अपील नहीं कर सकते, साथ ही ब्रिटिश सरकार की वफादार स्वीकृति का दावा कर सकते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने गोखले ईदर डज नॉट सी वेदर ही इज गोइंग और इफ ही डज सी देन ही इज डिसऑनेस्ट ऑन हिज प्रिटेंशन। यू कैन नॉट अवेकन एंड अपील टू द स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी इन इंडिया एंड द सेम टाइम प्रोफेस द लॉयल। मतलब आप एक साइड बोल रहे हो कि मैं हिंद क्या बोलते हैं इंडियन के लिए आज़ादी देखता हूँ, है ना, उनके डिमांड को, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि हम तो अंग्रेजों के लॉयल हैं। तो ये दोनों दोगलापन नहीं चलेगा, है ना? ये लॉर्ड कर्जन का कहना था। कांग्रेस को अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इनमें से एक है, इसे शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना, है ना? मतलब ये लॉर्ड कर्जन का एक डायलॉग है जो शायद प्रीलिम्स में आ जाए कभी। ये इसी का डायलॉग था कि मैं कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए और समाप्त होते देखना चाहता हूँ, ठीक है? ये सब ठीक है। अब आते हैं कुछ काउंसिल में सुधार करवाए थे इन लोगों ने, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला था प्रमुख प्रावधान क्या करवाए थे 1861 में। वैसे इसको मैं स्किप कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना? तो चलिए लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है? प्रश्न अगर आ गए तो। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करके प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की। प्रावधान किया कि वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना होगा, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, जो 1861 का सुधार था भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें ये इस बात पे मनाया गया कि आप कुछ भारतीयों को जो कि गैर सरकारी हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, उनको भी शामिल करो, किसमें, काउंसिल में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया था। ये प्रश्न बनता है इसलिए आपको पढ़ाना जरूरी था। तो कौन-कौन थे? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, सर दिनकर राव थे, ठीक है? तो बनारस, पटियाला और सर दिनकर राव, इन तीनों को शामिल किया था किसमें? अपनी विधान परिषद में कैनिंग ने। इसकी लिमिटेशन क्या थी लेकिन? परिषद में भारतीय नामितों का मतदान रिकॉर्ड खराब था। एक मिनट यार, इंग्लिश में देखना पड़ेगा मुझे। द वोटिंग रिकॉर्ड ऑफ इंडियन नॉमिनी ऑन द काउंसिल वाज पुअर। मतलब ये लोग आते नहीं थे। जब वर्नाकुलर, मतलब ये लोग वोट भी देते थे ना, तो फिर अंग्रेजों के फेवर में देते थे। जब वर्नाकुलर प्रेस बिल आया तो केवल एक भारतीय सदस्य महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर उपस्थित थे। उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया था। ये देख रहे हो आप, है ना? तो भारतीय सदस्य जमींदारों और बड़े व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत की जनता के हितों के बजाय अपने हितों की रक्षा करते थे। भारतीयों के पास परिषद में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने दया दृष्टि करके 3 लोगों को बना दिया था मेंबर। अब किसी की दया से आप बनोगे तो थोड़ी ना आप आवाज खड़ा कर पाओगे, है ना? तो वही चीज को बोल रहा है कि एक तो पहले आते नहीं थे काउंसिल की मीटिंग में, और दूसरा आते भी थे तो अंग्रेजों के सहयोग में ही वोट करते थे, जनता के लिए खड़ा नहीं होते थे, ठीक है? हालांकि भारत में विधान परिषदों के पास 1920 तक कोई वास्तविक आधिकारिक शक्ति नहीं थी। राष्ट्रवादियों द्वारा उसमें किए गए कार्य ने कांग्रेस आंदोलन के विकास में मदद की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को आधिकारिक उपायों को एक प्रतिनिधि निकाय द्वारा पारित किए गए के रूप में छिपाने के लिए डिजाइन किया गया था। भारतीय सदस्य संख्या कम थे। 1862 से 92 तक 30 वर्षों में केवल 45 भारतीयों को नामित किया गया था, है ना? आप देख सकते हो 30 साल में सिर्फ 45, एक साल में 1.5, है ना? अधिकांश नामित व्यक्ति धनी, भूमि, तो ये सब चीजें लिमिटेशन है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही इन्होंने शामिल किया था।
उसके बाद एक और सुधार आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके बारे में पूछा गया है ना। इसके बारे में 2 मार्क्स से पूछा गया था कि क्या सुधार किए। तो पहला तो ये था कि अधिनियम में चुनाव का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसे कुछ निकायों की सिफारिश पर किए गए नामांकन के रूप में वर्णित किया गया है ना। मतलब जो चुनाव का उपयोग, चुनाव वर्ड अभी भी नहीं आया है, ठीक है। इसमें सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, नामांकन, मतलब अंग्रेजों ने किसी को नामांकित कर दिया कि ये मेंबर बनेगा, तो उसका नामांकन होता था, चुनाव अभी भी नहीं हो रहा है। अनुशंसा करने वाले निकाय, केंद्रीय विधान परिषद के लिए प्रांतीय विधान परिषदें, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रांतीय विधान परिषदों के लिए जिला बोर्ड, ठीक है। मतलब ये जो बोर्ड है ना, ये लोग जिनकी अनुशंसा करेंगे उसको ही मेंबर बनाया जाता था। बजट पर चर्चा की जा सकती थी। अब ना बजट पे पहले जो चर्चा नहीं की जा सकती थी, अब इनको चर्चा करने का अधिकार मिला, किनको, भारतीयों को। बट प्रश्न भी पूछे जा सकते थे लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ सुधार हुए। इंग्लिश में पढ़ूंगा ज़्यादा बेटर रहेगा। द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज इन द एक्ट, इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज द नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज। और कौन सी बॉडी थी जो रिकमेंड करती थी, ये जो बॉडी है आपका बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर, ये किसके लिए था, सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, प्रोविंशनल के लिए। और जो आपके ये सब थे, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए थे, और ये थे आपके प्रोविंशनल के लिए, जो राज्य के काउंसिल थे उनके लिए। बजट कुड बी डिस्कस्ड एंड क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। तो ये कुछ सुधार हुए है ना। जहाँ पहले आपको प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं थी, आप चर्चा भी कर रहे हो, प्रश्न भी पूछ रहे हो, तो थोड़ा सा और सुधार हुआ। लेकिन 1892 की लिमिटेशन देख लेते हैं कि अधिकारियों ने परिषद में अपना बहुमत बनाए रखा। किसने, अंग्रेजों, जो सरकारी लोग थे उन्होंने, जिससे गैर सरकारी आवाज़ अप्रभावी रही। सुधारित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1909 तक अपने कार्यकाल के दौरान औसतन 1 वर्ष में 13 दिन के लिए मिली, मतलब नियमित बैठक भी नहीं होती थी। उपस्थित गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 24 में से केवल 5 थी। बजट पर मतदान नहीं किया जा सकता था और ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता था। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे, ना ही चर्चा की जा सकती थी, ठीक है। राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा सुधार की कड़ी आलोचना की गई, जिन्होंने अब मांग की कि निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो और बजट पर नियंत्रण हो। तो बस यही सब चीज़ें हैं ना, कि उन 1892 में कुछ राइट्स दिए गए, बट कुछ अभी भी, मतलब कुछ डिमांड अभी भी पूरे नहीं हुए। एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, तो चलिए अभी ये बाकी सब चीज़ें सेम हैं, जिसमें कुछ विशेष नहीं है, जो हम लोग पढ़ चुके थे। कुछ पीपीटी रिपीट हुई, जो आपको भेजने से पहले मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग से क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन एक बार नज़र दौड़ाएंगे आप। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम की भूमिका बताइए। ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या है, इन्होंने स्थापना की थी, एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संगठन का विचार किया, है ना। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच एक मंच प्रदान करने के लिए इसका गठन किया था। और एक जो ये है सुरक्षा नलिका का सिद्धांत, ठीक है। तो मतलब जो असंतोष है वो ऐसा विस्फोट ना हो कि 1857 की क्रांति हो जाए। तो एक तरीका अपनाया कि भाई कोई भी असंतोष है तो आप बात करके रास्ता निकालते हैं। इन्होंने क्या किया, मार्गदर्शन और समर्थन किया, किसका, आईएनसी के महासचिव के रूप में कार्य किया और अधिकारियों को संगठन किया, ठीक है। देखिए बाकी जो प्रश्न हैं आप, हम लोग बाद में इसमें आएगा, लेकिन चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से था, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक में इंक्लूड कर दिया है और आपके साथ शेयर किया है। जैसे कि 1829 का जो अधिवेशन था, एंड ये 2 बार आया है ना, 15 में भी आया, 19 में, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आपका कौन-सा, ये उग्रवादी वाला जो भी हम लोग पढ़ेंगे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है ना, नरमपंथी और गरमपंथी के बीच जो विवाद होता है। और कौन-सा, ये जो हमने पढ़ा, सेफ्टी वॉल थ्योरी वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, बिकॉज़ वो हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी के आंसर इसमें हैं, जैसे-जैसे हम लोग कवर करते जाएँगे तो ये पढ़ेंगे। तो सिद्धांत का अर्थ क्या है? यह तर्क देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से बाहर निकालने का रास्ता प्रदान करने के लिए की गई थी। और ह्यूम का उद्देश्य क्या था? ह्यूम को महसूस था कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ता हुआ असंतोष एक बड़े विद्रोह के रूप में आ सकता है, जैसे कि 1857 में,
ठीक है? विद्रोह को रोकना, इस सिद्धांत के अनुसार ह्यूम और ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा मंच बनाया जिसके माध्यम से भारतीय अपनी शिकायतों को व्यक्त कर सकें ताकि वे हिंसक न बने, ठीक है? तो जो चीज़ें मैंने बोली वही सब चीज़ें हैं। उदारवादी नेताओं की भूमिका इसमें देख सकते हैं, आधुनिक व्याख्या क्या है? हालाँकि आधुनिक इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को खारिज किया, उनका मानना था कि आईएनसी की स्थापना भारतीय राष्ट्रवादियों के प्रयासों का परिणाम है, ना कि ब्रिटिश सरकार की कोई चाल, ठीक है? तो आपको कोई जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें कुछ जो थ्योरी थी वो बताना है और उसका खंडन करते हुए बताना है कि भई ये राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति है, ना कि अंग्रेज़ों का देन, है ना? तो ये आंसर आपको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं जो कांग्रेस का जन्म और जो नेशनलिस्ट राइज़ था, है ना? मतलब जो नेशनलिज़्म का राइज़ हो रहा है उसके बारे में, ठीक है? उसके बाद फिर हम आगे का पढ़ेंगे बंगाल विभाजन एंड ऑल, ठीक है?